हवाले से ये बीच में आई थिंक इंटरनेट का भी कुछ इशू चल रहा है। एनीवेज, एक उस सब्जेक्ट के हवाले से सेशन रखा गया जो कि सीएसएस में सबसे ज्यादा मेक और ब्रेक की हैसियत रखता है, जिससे मुराद ये है कि ये आपको पता है 10 आपको ऐसे दिए जाते हैं जिसमें से आपने एक अटेम्प्ट करना होता है, और वो एक जो ऐसे है वो 100 मार्क्स का है। तो यहां से आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये सब्जेक्ट है, ये जो इंग्लिश ऐसे, ये किस कदर हैसियत कहाँ मिला। तो ये जो सेशन है खास तौर पे इसी उसके लिए रखा गया कि जब आप ऐसे की तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि मेजॉरिटी जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो इन्हीं दिनों अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे होते हैं, और वो एक जो सवाल जो सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो सारे पूछते हैं, वो यही है कि जी ऐसे की तैयारी कैसे करनी है। तो अगर आप अभी से लेके अगले 1 घंटे तक गौर से ये सेशन अटेंड करते हैं तो आपको इंशाल्लाह इसके एंड में पता चल जाएगा ऐसे है क्या, ऐसे में लोग फेल क्यों होते हैं, जो सबसे बड़ी रीजन आपको पता है। जो इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश ऐसे में सबसे ज्यादा जो अनफॉर्चुनेटली जो फेलियर का रेट है वो सबसे ज्यादा इंग्लिश ऐसे में पाया जाता है, और उसकी क्या रीजन है। फिर हम बात करेंगे साथ ही साथ प्रिंसिपल्स की, कि जो इंग्लिश ऐसे के प्रिंसिपल्स हैं, डूज और डोंट्स हैं, वो क्या है। और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अल्टीमेटली उसके स्ट्रक्चर पे, एक ओवरव्यू आपको देंगे इंशाल्लाह कि सीएसएस का जो ऐसे है उसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपने उसका स्ट्रक्चर जो है वो उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके जो बिल्कुल स्टार्ट से लेके थीसिस स्टेटमेंट, उसकी आउटलाइन, उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी, और फिर कंक्लूजन, ये स्टेप बाय स्टेप इनका क्या प्रोसीजर है, इनका क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इंग्लिश ऐसे है क्या। ऐसे क्या है? ऐसे बहुत सारे लोगों के नजदीक ऐसे की बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी, लेकिन जो सिंपल, जो क्लियर कट एक डेफिनेशन में ले मैन की एग्जांपल में अगर आपको समझाऊं, इंग्लिश ऐसे जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश ऐसे इज अ स्किल, ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है जो कि आप डेवलप करते हैं ओवर द टाइम, प्रैक्टिस कर करके। तो सबसे पहली चीज तो ये अपने जहन में बिठा ले, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ स्किल जो कि प्रैक्टिस के साथ साथ डेवलप होती है। ऐसे का जो सब्जेक्ट है या ऐसे की रादर जो स्किल है, बहुत सारे लोग इसको सब्जेक्ट कहते हैं। चलो जी, इंग्लिश ऐसे किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता। इंग्लिश ऐसे की प्रैक्टिस के साथ साथ, गाइडेंस के साथ साथ ओवर द टाइम आप परफेक्शन की तरफ जाते हैं। तो एक चीज अपने जहन में बिठा लें, एक चीज अपने जहन में बिठा लें, इंग्लिश ऐसे कैन नॉट बी टॉट, इट हैज टू बी लर्नड, दिस स्किल हैज टू बी लर्नड ओवर द टाइम। कैसे? प्रैक्टिस के साथ। इसका स्ट्रक्चर, इसके डूज एंड डोंट्स, इसके प्रिंसिपल्स, ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे इसमें आपकी गिरफ्त, इसमें आपकी परफेक्शन की तरफ आप जाते हैं। तो ये अपने जहन में दो चीजें जो मिथ्स हैं कि जी इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऐसे एक सब्जेक्ट है। इंग्लिश ऐसे एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश ऐसे एक आर्ट है, एक स्किल है जो कि प्रैक्टिस के साथ परफेक्ट की जा सकती है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं एफपीएससी के इंग्लिश ऐसे की तरफ। ये इंग्लिश ऐसे जो एफपीएससी की रिक्वायरमेंट है वो क्या है? तो वो सिंपल क्लियर कट उन्होंने बताया हुआ है एफपीएससी ने सीएसएस के सिलेबस में, और उसमें वो लिखते हैं कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड and reflected and expected to reflect comprehensive and research based knowledge on a selected topic। ये सब लिखा हुआ है। आप अगर जाके एफपीएससी में जो सीएसएस का सिलेबस है उसको खोलते हैं तो मैं दोबारा से पढ़ देता हूं आपके लिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड एंड एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक। तो सबसे पहली बात क्या यहां से आ गई? कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जामे किस्म की, और साथ साथ रिसर्च बेस्ड आपकी जो अप्रोच है। अब इसके बाद आ जाते हैं एक और चीज पे। इसके बाद वो सिलेबस में इंग्लिश ऐसे के लिखते हैं कि कैंडिडेट्स आर एग्जामिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल ऑफ द एसे। तीन चीजें आपसे, वो तीन चीजें मांग रहे हैं, और वो तीन चीजें अगर आप उनको दे देते हैं तो आप ना सिर्फ इंग्लिश ऐसे इंशाल्लाह पास कर लेंगे, बल्कि साथ साथ उसको एस करेंगे। एस करने से मुराद ये कि आपके इंशाल्लाह 50 प्लस 60 प्लस मार्क्स भी आ सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इंग्लिश ऐसे के जो सीएसएस का सिलेबस है एफपीएससी का, उसमें क्या बता रहे हैं, क्या वो मांग रहे हैं सीएसएस के कैंडिडेट से। नंबर 1, आर्टिकुलेशन।
ठीक है जी, आपका लेवल ऑफ आर्गुमेंटेशन, आप अगर एक बात का स्टांस ले रहे हैं तो आपने आर्गुमेंट्स के जरिए प्रूव करना है ना, आर्गुमेंट्स के जरिए आपने अपनी बात को प्रूव करना है। आर्टिकुलेशन। नंबर 2, एक्सप्रेशन, आप कितना अच्छा उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखें, जो बात आपके जहन में है वही आप उतने ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस भी तो कर पाए ना। अगर आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, आपके जहन में एक बात है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा उस नॉलेज का कि अगर आपके जहन में वो है लेकिन अल्फाज में। इट्स अ रिटन एग्जाम, रिमेंबर डियर सीएसएस एस्पायरेंट्स, इट्स अ रिटन एग्जाम। आपके जहन में जो कुछ भी है आपसे बाद में पूछा नहीं जाएगा बुला के कि इस बात से क्या मुराद है। आप जो लिखेंगे उसी की बेस पे वो समझेंगे कि आपने क्या बात उन्हें अच्छे तरीके से आप समझा पाए कि नहीं। एक्सप्रेशन। एंड नंबर 3 इज द टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ एन एसे। यहां पे बात आ जाती है स्ट्रक्चर की, यहां पे बात आ जाती है स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर, ये तीन चीजें, तीन एलिमेंट्स हैं। अगर आप तीनों जो चेक बॉक्स हैं वो टिक हो जाते हैं आपके, आपका इंग्लिश ऐसे सुकून से इंशाल्लाह ताला निकल जाता है। अब ऐसे को अगर हमने डिफाइन करना हो तो सिंपल, इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग इन विच यू टेक अ स्टांस एंड प्रूव इट थ्रू लॉजिकल रीजनिंग एंड, एक आप जो इंग्लिश सीएसएस का जो ऐसे का पेपर है उसमें आप क्या करते हैं, एक पीस ऑफ राइटिंग है ऑब्वियसली, उसके आपसे 2500 2000 से 2500 वर्ड्स का एक ऐसे मांगा जाता है, इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग। और उसमें आपने एक स्टांस लेना होता है इन द फॉर्म ऑफ अ थीसिस स्टेटमेंट। आपको टॉपिक दिया जाता है, आप उसमें एक स्टांस लेते हैं उस पर और आपने उसको प्रूव करना है अपने स्टांस को। कैसे? थ्रू लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक हो गया। अब सीएसएस के ऐसे की टाइप्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1, इसकी 3 टाइप्स है। जनरली स्पीकिंग अगर इसकी ब्रॉडर क्लासिफिकेशन की जाए तो इसकी 3 टाइप्स है। नंबर 1, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड से मुराद ये है कि इट्स अप टू योर कॉम्प्रीहेंशन कि आप उसको कितना, किस तरीके से आप उसको उसमें स्टांस लेते हैं और किस किस एंगल से उसको प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2018 में वो ऐसे जो कि आया था, मैंने भी अटेम्प्ट किया, पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स, democracy in Pakistan hopes and hurdles. Now this is an open ended topic. इसमें आपके पास बहुत स्कोप है। इट्स अ जनरल टॉपिक, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इट्स अ जनरल टॉपिक, वो स्पेसिफाई करके कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा आसान हो जाता है। मैं अब आगे चल के एग्जांपल आपको दूंगा कि कैसे इसमें थीसिस स्टेटमेंट बनेगी, कैसे इसमें आप बॉडी बना सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स। फिर इसके बाद एक आ जाता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे से मुराद ये है कि वहां पे आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई होती है, तो या तो आप उसके फॉर में होते हैं या फिर उसके अगेंस्ट में अपना ऐसे जो है वो प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। अब ये जो एक टॉपिक है, ये टॉपिक या तो आप इसके हक में भी लिख सकते हैं या फिर इसके अगेंस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ एस्पायरेंट जो है, कुछ कैंडिडेट्स वो बैलेंस्ड अप्रोच भी इसमें इख्तियार करते हैं, जो कि ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू कम टू द फाइनल पॉइंट कि इस पूरे बात से ये साबित होता है। तो वो साबित होना जो है वो अगेन आपकी एक इसमें एक साइड होती है जो कि आप शुरू में लेके उसको प्रूव करते हैं ऐसे की तरफ। थर्ड टाइप है लिटरेरी एसेस। लिटरेरी एसेस में फॉर एग्जांपल आपको कोई कोटेशन दे देते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, या नो दाई सेल्फ। कोई भी ऐसी आपको एक कोटेशन दे दी जाएगी और उस कोटेशन की बेस पे आपने एक स्टांस लेना। अगेन लिटरेरी एसेस ऑब्वियसली जिनकी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बेहतरीन कमांड है, बहुत अच्छा लिखते हैं, लिखते आ रहे हैं, उनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं, तो वो ऑब्वियसली इसमें अगर एक लिटरेरी ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी बात हो रही है, तो वो अगेन बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चंस भी साथ साथ आ रहे हैं, सोर्सेज की आप बात करें, वो सब कुछ वो अभी ये पूरा आप सेशन देखिएगा, उसमें इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा भी, और इसको साथ साथ फॉलो कीजिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो ये कि फेल क्यों होते हैं। आखिर सीएसएस ऐसे के पेपर में इतना बड़ा लेवल फेलियर का है क्यों? नंबर 1, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि जब वो इंग्लिश के ऐसे में सब जो सिलेबस है उसमें एक चीज कह रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट मांग रहे हैं, आर्टिकुलेशन की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो नंबर 1 रीजन फॉर फेलियर इज लैक ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी नहीं है आपकी बात, आप जो जहन में है, आपका नॉलेज है, ऑब्वियसली आपने 8-10 महीने तैयारी की है, उसके बाद आप जाके एक ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपका नॉलेज तो है, लेकिन आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं, आप डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे।
आपने स्टांस तो ले लिया, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए यू कांट कनेक्ट द डॉट्स. तो एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट, नंबर 1 रीजन. नंबर 2, देखिए एसए का पेपर है, एक रिसर्च रिपोर्ट का पेपर नहीं है. बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जाके उसमें बेतहाशा किस्म के फैक्ट्स एंड फिगर्स डाल लेते हैं. डालने चाहिए, लेकिन उसका एक तनासब होता है, उसके एक ऑप्टिमल नंबर होता है कि इससे ज्यादा आप ना डालें उसमें. वो रिसर्च रिपोर्ट बना देते हैं उल्टा जाके उसकी. तो रिसर्च रिपोर्ट नहीं बना, इट्स नॉट अ साइंटिफिक रिसर्च पेपर दैट यू आर अटेम्प्टिंग, इट्स एन इंग्लिश एसे पेपर. फिर इसके बाद वोकैबुलरी, ओवरडूइंग, फैंसी वर्ड्स, फजूल में फैंसी वर्ड्स यूज करेंगे. और चूंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ मार खा जाते हैं कि उन्हें उस वर्ड का तो पता होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वर्ड कहाँ फिट करना है, और प्लस किसी सेंटेंस में बड़ा भारी किस्म का वर्ड यूज कर लेंगे, और आगे जाके उनकी राइटिंग अगेन जो है वो वर्ड्स, उनके पास वोकैबुलरी इतनी फैंसी होती नहीं है, तो वो उनकी जो कनेक्टिविटी होती है, जो एक जो कोहेरेंस होती है उनकी राइटिंग की, वो बिल्कुल भी नहीं होती है उसमें. तो फैंसी वर्ड ना यूज करें, सिंपल प्लेन इंग्लिश इज द रिक्वायरमेंट. कहाँ लिखा हुआ है? जो 3 चीजें मैंने आपको बताई एफपीएससी के जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश ऐसे को लेके, वहां कहाँ लिखा हुआ है कि आपको जो है वो फैंसी वर्ड्स यूज करने, आपकी वोकैबुलरी टेस्ट की जाएगी? वोकैबुलरी तो वो टेस्ट ही नहीं कर रहे, वो तो आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट, आपके आर्गुमेंट्स, आपके आर्टिकुलेशन को टेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे को टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो फैंसी वर्ड्स फजूल है. अच्छा, अगली चीज, स्पेलिंग मिस्टेक. स्पेलिंग मिस्टेक आपको, आपके लिए खतरा नहीं है. स्पेलिंग मिस्टेक आपको पकड़ के तबाह बर्बाद कर देती है आपका पेपर. इसलिए अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स किए जा रहे हैं इस ये सोच के कि यार वो तो सिर्फ मेरी क्लैरिटी ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन देखेगा, अगेन अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो वो आपको थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत बड़े लेवल पे आपके लिए खतरा है. बहुत बड़े लेवल पे आपका इंग्लिश के ऐसे उड़ा देता है. स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है, बेसिक्स है. जब हम टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल ऑफ एन एसे की बात करते हैं, एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली आप अगर आपके स्पेलिंग्स बेसिक चीज जो ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका क्या फायदा. अच्छा, उसके बाद जी स्टंट मारते हैं. स्टंट मारने से क्या मुराद है भाई? आपका एक एक टॉपिक जो आपने उसकी प्रैक्टिस की हुई है, आपको वो फिंगर टिप्स पे है, आपके पास नॉलेज है, आपने उसको अटेम्प्ट किया, आपने उसको इवेल्युएट करवाया, और आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड है. जैसे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स, बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया, ठीक है जी, 2018 में. सारे के सारे तो ऑब्वियसली उसमें नहीं क्लियर कर सके, लेकिन क्लियर किन्होंने किया? क्लियर उन्होंने किया जिन्होंने ये सारी चीजें, इंग्रेडिएंट्स उसके पूरे किए. अब स्टंट मारने की क्या जरूरत है भाई? आपके अगर होल्ड नहीं है इंग्लिश लिटरेचर पर, वहां पे जाके आप कहते हैं यार मैं ये ना, नो दाई सेल्फ या ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, या ऐसा फिलोसॉफिकल लिटरेचर रिलेटेड कोई टॉपिक उठा लेता हूँ, और आप कहते हैं यार चलो ये सबसे मुनफरिद भी हो जाएगा और सब कुछ. तो भाई एक चीज में आपकी गिरफ्त नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं की, स्टंट क्यों मारते हो? सिर्फ अपने आप को डिफरेंट शो कराने के लिए. वो डिफरेंट नहीं शो कराएगा, बल्कि आपको एक्सपोज कर देगा आपकी वीकनेसेस को. तो ये स्टंट नहीं मार रहा. उसके बाद टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, वो भी इंशाल्लाह आगे चल के देखते हैं टाइम कैसे मैनेज करना है. उसके बाद स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स. आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऐसे में होती है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे. स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स होंगी तो ऑब्वियसली आपका ऐसे उड़ जाएगा. बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें एफपीएससी के सिलेबस में लिखी हैं. हमेशा मैं कैंडिडेट्स को कहता हूँ, एस्पायरेंट्स को, सिलेबस इज लाइक द बाइबल फॉर योर सीएसएस प्रिपरेशन. अगर आपने सिलेबस नहीं देखा और अंधाधुंध तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो ऑब्वियसली बिलीव मी, आपका कोई पेपर भी जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो ही नहीं सकता. अच्छा जी, और अब आ जाते हैं इसके कुछ प्रिंसिपल्स की तरफ. सिंपल राइटिंग. आपने राइटिंग, सिंपल सा सवाल, राइटिंग कैसे बेहतर बनाए? कैसे अपनी इंग्लिश जो राइटिंग है, जो राइटिंग स्किल्स है, उनको बेहतर बनाए? तो उसके लिए 4-5 चीजें. नंबर 1, पहली चीज है फॉर्मल टोन. इंग्लिश ऐसे इज अ फॉर्मल थिंग, यू हैव टू ट्रीट इट इन अ फॉर्मल मैनर. आपने फॉर्मल वोकैबुलरी यूज करनी है, ठीक है. जैसे आप टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह व्हाट्सएप पे जो यूज करते हैं, फेसबुक वगैरह पे, वो नहीं करना. थैंक्स आप लिख जाते हैं थैंक्स. भाई थैंक्स इज ऑब्वियसली इनफॉर्मल, ठीक है. थैंक यू, आई अप्रिशिएट, आई, ठीक है, फॉर्मल टोन है. एक ही चीज को आप फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरीकों से बयान कर सकते हैं. तो बी फॉर्मल इन योर राइटिंग्स. नंबर 2, ग्रामर. ग्रामर पे नो कॉम्प्रोमाइज. आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो कुछ भी होता है स्ट्रक्चर को लेके, आपकी वो परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है जी. ये प्रिंसिपल नंबर 2. पहला क्या था? पहला था फॉर्मल टोन. नंबर 2 वाज गुड ग्रामर, ठीक है. परफेक्ट ग्रामर होनी चाहिए आपकी, कोशिश करें. और इसके लिए टिप है, टिप ये, कोशिश किया करें छोटे सेंटेंसेस बनाएं. जितने छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे उतना आपकी गलतियों की गुंजाइश कम होगी. और कैसे आपकी होगी? प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. नंबर 3, यूज फेमिलियर वर्ड्स. फेमिलियर वर्ड से मुराद ये है कि वो वोकैबुलरी जो आप
आपको पता है, आपने यूज की हुई है, आपकी इवेल्युएशंस हुई हैं और वहां पे उसने बताया कि हाँ दिस इज द परफेक्ट वर्ड दैट यू शुड यूज इन दिस सेंटेंस। हर एक इंस्टेंस के लिए, हर एक इवेंट के लिए एक स्पेसिफिक कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी होती है जो कि वहां फिट होती है। तो यूज परफेक्ट एंड सिंपल वोकैबुलरी, कोई फैंसी वोकैबुलरी की जरूरत। सिंपल से क्या होगा? सिंपल से होगा कि आपका तसलसल, आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रहेंगे अपने ऐसे में, बिल्कुल कंसिस्टेंसी होगी उसमें। बीच बीच में फैंसी वर्ड यूज करेंगे, उससे पता लग जाएगा कि आप यहाँ पे इंप्रेस करने की कोशिश करें। इंप्रेस नहीं करना, हमने पास करना है इंग्लिश का ऐसे, ठीक है, बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह। फिर अगला क्या है? बी क्लियर, क्लियरिटी ऑफ थॉट। जो आप बताना चाह रहे हैं, आप सिंपल अच्छे तरीके से उसको वो बात बताएं। वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, फैंसी नहीं होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। एंड द लास्ट इज कंसिस्टेंसी। मैंने अभी पहले इसकी बात भी की और अब दोबारा यही आपको बताऊंगा, कंसिस्टेंसी इज द की। अपनी राइटिंग, अपने एक्सप्रेशन, अपने जो आपकी लेंथ ऑफ सेंटेंस है उसको कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करें, ठीक है। लेंथ ऑफ जो पैराग्राफ है उसको कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करें, अपनी राइटिंग में कंसिस्टेंसी लेके आए। और वो कैसे होगा? वो तभी मुमकिन है कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं। मैंने पहले आपको बताया ये 100 नंबर का पेपर है, इसमें एक सवाल आपने अटेम्प्ट करना है और वही 100 नंबर का है, वही ऐसे 100 नंबर का है। और वहां पे खुदा ना खास्ता आप अगर गलती कर जाते हैं, इन छोटी मोटी चीजों को लेके ब्लंडर मार लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। तो काइंडली ये जो मैंने अभी तक आपको स्टार्ट से लेके यहाँ तक बताया, इंग्लिश ऐसे है क्या। नंबर 2, इंग्लिश ऐसे के डूज और डोंट्स क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया इंग्लिश ऐसे एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश ऐसे एक स्किल है जो कि प्रैक्टिस के साथ परफेक्ट की जाती है। सही हो गया जी। और उसके बाद हमने बात कर ली कि क्यों फेल होते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि क्यों फेल होते हैं, ऑब्वियसली आपने वो काम नहीं करने, तो आप इंशाल्लाह पास होंगे उसमें। पास नहीं होंगे बल्कि एस कर जाएंगे इंशाल्लाह उसको। फिर हमने बात कर ली कि इंग्लिश राइटिंग की आपकी स्किल्स कैसे इंप्रूव हो सकती हैं, उसके बारे में बात होगी। अब आ जाते हैं जी ऐसे की तरफ, जो मेन हमारा आज का है, फंडामेंटल्स ऑफ एन ऐसे। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, बार बार कहता हूं स्ट्रक्चर अच्छा करें। अभी जब आप इंग्लिश ऐसे की तैयारी स्टार्ट करने जाएंगे तो उसमें आपने दो चीजें शुरू से लेके आखिर तक, आपका जिस दिन पेपर होगा उस पेपर अटेम्प्ट करने तक, अभी से लेके तब तक दो चीजें आपने अभी से प्रैक्टिस करनी है। नंबर 1, जब आप अपना कोई भी टॉपिक उठा के उसकी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसको पहले अच्छे तरीके से रिसर्च करें। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एफपीएससी का जो सिलेबस है सीएसएस का, उसमें लिखा हुआ है आपकी वो एवेल्युएट करते हैं क्या, नॉलेज, ठीक है, आपकी नॉलेज को, और साथ साथ आपकी एनालिटिकल और रिसर्च बेस्ड जो आप अपना वहां पे ऐसे लिखते हैं, आपकी ये चीजें टेस्ट की जाती हैं। बगैर रिसर्च के आपने अगर कोई भी टॉपिक उठा के इंग्लिश ऐसे की तैयारी स्टार्ट कर ली और आपने उसके बाद घंटे बाद एक ही बात करनी है, वो ये कि यार मटेरियल ही नहीं है, क्या लिखें, कुछ ज़हन में नहीं आ रहा, आगे कुछ लिखने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अभी से अपने लिए एक बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट कर लिया। और वो क्या है? वो ये कि आपने जब जिस वक्त आप तैयारी कर रहे हैं, जिस वक्त आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस वक्त आप, अभी तो आपका कोई एग्जाम तो नहीं है, आप अगर एक ऐसे लिखते हैं उसमें 1000 गलतियां, जान के गलतियां करें, गलतियों से इंसान सीखता है। अभी आपके पास पूरा एक मौका, आप गलतियां करें, उनसे सीखें, लेकिन आप अपने लिए शुरू से हर्डल क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आप शुरू से ये काम क्यों कर रहे हैं जी कि मैं जो है वो बगैर रिसर्च के 2018 से फलाना टॉपिक उठा लिया और लिखने बैठ गया और घंटे बाद में क्या कह रहा हूँ, यार कुछ समझ ही नहीं आ रही, कुछ है ही नहीं लिखने को। तो ऑब्वियस ही बात है, नहीं होगा ना। आपने अभी तैयारी स्टार्ट की है भाई, आपकी कोई नॉलेज है ही नहीं, उसके रिसर्च आपने रिसर्च ही कोई नहीं किया, आपके पास कंटेंट ही नहीं है, कहाँ से लिखेंगे? नंबर 1, रिसर्च करें। कोई भी ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करें। एंड नंबर 2, शुरू से स्टेप बाय स्टेप चलें। शुरू से आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। बार बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, स्टेप बाय स्टेप चलो। एक दिन में जंग नहीं फतह होती, एक दिन में आप K2 माउंट एवरेस्ट सर नहीं करते, किसी तरह एक दिन में आप इंग्लिश ऐसे की तैयारी भी नहीं कर सकते। इट टेक्स टाइम। मैंने पहले बताया, इट्स अ स्किल दैट कैन बी परफेक्टेड ओवर टाइम विद प्रैक्टिस, कांस्टेंट प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी इज द की। लेकिन अभी आप शुरू करेंगे तो महीने 2 बाद इंशाल्लाह ताला आपको वाज़े डिफरेंस अपनी राइटिंग्स में फील होगा। जो अभी आप करेंगे और जो 2-3 महीने बाद इस प्रोसेस को फॉलो करके करेंगे, उसमें आपको वाज़े डिफरेंस फील होगा इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो 3 मेन कैटेगरीज हैं उसमें। नंबर 1 इज योर हेडर, हेडर ऑफ एन एसे। नंबर 2 इज द बॉडी, पहले आ गया हेडर,
ठीक है, फिर आगे उसकी बॉडी, और फिर एंड में क्या होता है, कंक्लूजन। जैसे एक इंसानी जिस्म है, इंसानी जिस्म पहले क्या, ऊपर का धड़ होगा, फिर पूरी बॉडी आती है, और आखिर में क्या पैर आते हैं, वहां पे हमारी बॉडी खत्म हो जाती है ऊपर से नीचे तक। इसी तरीके से ऐसे कभी एक जिस्म होता है, और जिस्म में जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमारा बनाया कि ऊपर सर है, फिर नीचे धड़ है, फिर साथ बाजू लगे, वेल कनेक्टेड एक जिस्म है ना, इसी तरीके से अगर इंग्लिश ऐसे में आप ये चीज नहीं करते, और आप क्या करते हैं कि कहीं पे आपने जी जहाँ पे नाक फिट होनी है वहां पे आपने गोडा फिट कर दिया, जहाँ पे बाजू आने वहां पे आपने टांगे लगा दी, जहाँ पे बॉडी आनी वहां पे आपने पैर लगा दिए, भाई तो ऑब्वियसली ये सारे डिस्टॉर्ट हो जाएगा ना, उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट तो होगा, लेकिन वो क्या एक बॉडी कहलाई जा सकती है? नहीं। इसी तरीके से इंग्लिश ऐसे का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉलो करना होता है। तो हमने बात की स्ट्रक्चर के तीन जी उसमें पार्ट्स हैं। एक आ गया उसका हेडर, सेकंड उसका आ गया बॉडी, और थर्ड नंबर पे उसका आ गया जी फुटर। अब हम इसको मजीद जाके थोड़ा सा देखते हैं कि इनको किस तरीके से हमने डिवाइड करना है। सबसे पहले बात आ जाती है जी हेडर की। हेडर में हमारे पास तीन चीजें आती हैं, तीन चीजें, ये नोट करें अपने पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बार बार नहीं बताई जाती। एक दफा जिस वक्त आपकी फाउंडेशन बन जाती है उसी वक्त से आपको ये सारी चीजें मालूम हो तो बेहतरीन हो जाता है। ठीक है, तो आप ये सबसे पहले अपने पास नोट करें, नोट्स भी लें अपने साथ साथ। नंबर वन, हेडर में कितनी चीजें हैं? तीन चीजें। Number one is thesis statement. Number two is the outline of your essay. And number three is the introduction of your essay. अब बात करते हैं थीसिस स्टेटमेंट की। थीसिस स्टेटमेंट जो है उसमें आपको अगर मैं एक सिंपल टिप दूं तो वो ये है कि इट शुड बी जनरल। जनरल कैसे? जनरल ऐसे कि कोशिश करें, देखें थीसिस स्टेटमेंट वो चीज है जिसको आपने अगले 3 घंटे प्रूव करना है उस बात को। तो जनरल रखने से मुराद ये है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने अटेम्प्ट किया 2018 में डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स, ये वाला ऐसे मैंने अटेम्प्ट किया, और मैंने इसकी क्या थीसिस स्टेटमेंट बनाई? थीसिस स्टेटमेंट मैंने बनाई, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग सिवियर हर्डल्स सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कंट्री, हाउएवर स्टेप्स कैन बी टेकन टू कीप द होप्स ऑफ इट्स रिवाइवल अलाइव। इसको गौर से देखें, टॉपिक क्या है? टॉपिक है जी डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स। ठीक हो गया? अब इन वर्ड्स को अपने जहन में बिठाएं, और अब मेरी थीसिस स्टेटमेंट को सुने। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग सिवियर हर्डल्स सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कंट्री, however steps can be taken to keep the hopes of its revival alive। मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने जो की वर्ड्स मुझे उसने टॉपिक में दिए थे, जो कि क्या थे? जो कि थे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स, मैंने इन्हीं की वर्ड्स को उठा के एक जनरल सी थीसिस स्टेटमेंट बना ली। दिस इज अ सिंपल टिप, एक गुर है जो कि आपको थीसिस स्टेटमेंट बनाने में सुकून से आप उसको भी थीसिस स्टेटमेंट बना सकते हैं। उन कीवर्ड्स को जोड़ के एक जनरल सी थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं थीसिस स्टेटमेंट ऐसे बनाता, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज सफर्ड ड्यू टू फ्रीक्वेंट सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स and balance of power between state institutions can keep the hopes of its revival alive। क्या होता? यहाँ पे मैंने क्या किया? अपने लिए कंस्ट्रेंट खोल दिया। यहाँ पे मैंने अपने 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 आर्गुमेंट्स को खुद ही ब्लॉक कर दिया। कैसे? मैंने पहली जो थीसिस स्टेटमेंट आपको बताई उसमें मैं क्या कर रहा था? उसमें मैं कर रहा था उसको खुला रख रहा था। मैंने उसमें बताया जी फेसिंग सिवियर हर्डल्स। अब मैं उसमें बेतहाशा हर्डल्स बता सकता हूँ, मैं इलिटरेसी के बारे में बता सकता हूँ, मैं सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बता सकता हूँ, इम्बैलेंस बिटवीन स्टेट इंस्टीट्यूशंस बता सकता हूँ, मैं किसी भी हर्डल के बारे में बात कर सकता हूँ। मैंने उसको क्या रखा है? जनरल रखा है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं ये वाली थीसिस स्टेटमेंट बनाता हूं उसके अगेंस्ट कि जी सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है, तो मुझे अब 3 घंटे इसी एक छोटी सी बात को प्रूव करना। मैं कितने आर्गुमेंट्स दूंगा, कितने बार मैं मार्शल लॉ लगवाऊंगा? वो तो लिमिट है ना, उसकी तो लिमिट है। मैं कितने पैराग्राफ्स लिख लूंगा? 4 5 6 कितने और कितने लिख लूंगा? सजेशंस में भी यही सजेशन ज्यादा से ज्यादा दे सकता हूँ ना। अब मैं फॉर एग्जांपल एक बार मैंने प्रूफ ही नहीं, एक बार मैंने स्टांस ही नहीं लिया एक बात का, तो मैं चला उसको प्रूफ करने, तो वहां पे अगेन क्या हुआ? आपने जो है वहां पे जो स्ट्रक्चर है उसको आपका फ्लॉड है। आपने स्टांस कुछ और लिया है, प्रूफ आप कुछ और कर रहे हैं। तो नंबर वन थिंग इज थीसिस स्टेटमेंट। दो मैंने आपको उसमें सिंपल सी चीजें बताई। पहली चीज है उसको जनरल रखें, उसको ओपन एंडेड रखें। ठीक है, ओपन एंडेड रखें। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था एक और टॉपिक कि जी फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी एक शुरू में ही अगर बनाते हैं कि जी
फेमिनिज्म को आप किसी एक चीज से ही जोड़ देते हैं और थीसिस स्टेटमेंट बना लेते हैं, तो क्या हुआ, वो इस एक चीज को ही अब आपने प्रूव करना है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं कि इंडीड फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, देयर आर अदर मेजर इश्यूज दैट आर मोर इंपॉर्टेंट टू बी डेल्ट विद इन दोज कंट्रीज। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक नई डायमेंशन खोल दी अपने लिए। मैंने क्या किया कि यहीं से लेके उस चीज को अगेन कनेक्ट कर दिया कि सिर्फ फेमिनिज्म एक इशू नहीं है, बल्कि और बहुत ज्यादा बेतहाशा इश्यूज हैं जो कि उसके साथ साथ चल रहे हैं थर्ड वर्ल्ड इशू में, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उन इश्यूज की बात करूंगा अपने ऐसे में। अपने मैंने उसमें क्या किया, मैंने उसमें अपने लिए उसको बहुत ज्यादा एक स्कोप मैंने अपने लिए वाइड कर दिया। तो इस चीज को समझें कि थीसिस स्टेटमेंट शुड बी जनरल, नंबर वन। और कीवर्ड्स, जो आपको कीवर्ड्स दिए जा रहे हैं उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर लें। फिर एक तीसरी आपको टिप देता हूं। अगर आपको यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया जैसे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान में आप अपने लिए कैसे डायमेंशंस खोल सकते हैं। देखिए, जहां पे भी क्राइसिस की बात आ जाती है, जहां पे भी ऐसा टॉपिक आ जाता है जो जनरल है, जो पाकिस्तान के इश्यूज से रिलेटेड है, वहां पे तीन चीजें आएंगी ना, कॉजेस, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। तो आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट में अपने लिए 2D या 3D ऐसे तैयार करें। 2D से क्या मुराद, आप उसके कॉजेज और सॉल्यूशंस की बात करें, या 3D ऐसे में क्या हो जाती है जी, आपके पास कॉजेज, इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस तीनों चीजें आ जाती है। इस तरीके से आप अपनी जनरल स्टेटमेंट्स की तैयारी स्टार्ट करें। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाती है अब आउटलाइन। जब आपको ये पता लग गया कि मैंने स्टांस लेना कैसे है, उसके बाद आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है कि देखें, आपने कुछ सोच के स्टांस लिया ना, आपके जहन में पहले से था, आपने रिसर्च की हुई थी एक टॉपिक पे। मैंने टॉपिक उठाया, उस पर रिसर्च की। रिसर्च कैसे की, मैं इंटरनेट पे चला गया, एक दिन मैंने पूरा लगाया उसके बारे में, मैंने कंटेंट इकट्ठा किया। कैसे कंटेंट इकट्ठा किया, मैंने 2-3 क्वालिटी के कोई ना कोई रिसर्च जर्नल के आर्टिकल्स पढ़ लिए। आप गूगल पे जाए ना, ये कीवर्ड्स लिख दें, प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ठीक है, और साथ लिख दें ओपिनियंस एंड एडिटोरियल्स, या आप लिख दें साथ रिसर्च आर्टिकल। आपको वहां पे जो से क्वालिटी कंटेंट मिलेगा उसको पढ़ें, वहां से एक्सट्रैक्ट कर लें अपने लिए आर्गुमेंट्स, वहां से एक्सट्रैक्ट कर लें अपने लिए, अपने पास जितना भी डाटा है, स्टैट्स वगैरह इकट्ठे कर लें, ठीक है जी, कोटेशंस वगैरह इकट्ठी कर लें, फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे कर लें। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये सारी चीजें जब आपके पास नोटेड डाउन होंगी, आपने रिसर्च कर ली, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप अगले स्टेप पे जा सकते हैं, दैट इज टेकिंग अ स्टांस एंड देन टू प्रूव इट। हाउ डू यू प्रूव इट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रोवाइड देम विद द आउटलाइन। ये आउटलाइन है जी, ये मैं आर्गुमेंट्स हैं, इनको मैं अब आगे जाके ऐसे में बताऊंगा। ये पहले से आप एक ट्रेलर दिखा रहे हैं, पहले से एक ट्रेलर दिखा रहे हैं उसको कि यार ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इसकी कास्ट है। जैसे कोई भी मूवी आप देखते हैं, उसमें क्या होता है, आपको दो चीजों से शुरू में मतलब होता है ना, जब रिलीज नहीं होती है, नंबर वन क्या, कास्ट, कौन कौन सी कास्ट उसमें। उसके बाद क्या होता है कि जी, उसके बाद आप कहते हैं उसका ट्रेलर, आप उसका ट्रेलर देखते हैं, तो ये कास्ट आपकी क्या है, दैट इज द आउटलाइन, उसके कंटेंट। और फिर उसका ट्रेलर क्या होता है, उसका ट्रेलर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऐसे। ठीक है, जब इंट्रोडक्शन वो पढ़ता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि मैं आगे के पूरे ऐसे में अब मैं क्या चीज मुझे मिलने वाली है, वो चीज टोन सेट करती है। अब बात करते हैं आउटलाइन की। आउटलाइन में जी मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, 4+1 फॉर्मूला। 4+1 फॉर्मूला, 4+1 फॉर्मूला है क्या जी? 4 में जो पहली चीज है दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग से मुराद ये है कि कोई भी टॉपिक जब आपके सामने आता है, अब आपने रिसर्च भी करके रखी है, आपके जहन में अब वो कंटेंट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग से मुराद ये कि 10 से 15 मिनट तक आपने उस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ आपके जहन में आ रहा है, जो कुछ आपके जहन में आ रहा है, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी एक टॉपिक आ गया, चलो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी एक टॉपिक, तो इसके जहन, आपके जहन में क्या क्या आएगा, आपके जहन में आएगा जी सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन देर से बना, इसी तरीके से इम्बैलेंस बिटवीन स्टेट इंस्टीट्यूशंस, आपके जहन में आएगा जी कि पावर पॉलिटिक्स, डायनास्टिक पॉलिटिक्स, आपके जहन में आएगा इलिटरेसी, आपके जहन में पॉवर्टी आएगी, आपके जहन में इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे, ठीक है जी, टग ऑफ वॉर बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह 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 वगैरह। ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। शुरू में क्या होगा, अगर ये काम आपने डायरेक्ट किया होता बगैर रिसर्च के, क्या होता, आपके जेहन में 3-4 से ज्यादा पॉइंट्स ही नहीं आने थे। लेकिन अगर आपने शुरू में रिसर्च करके रखी दिया, तो क्या होगा कि सुकून से ये पॉइंट्स आपके जेहन में 25-30 पॉइंट्स भी आपके जेहन में आएंगे। और नहीं भी आते तो आपने अपने पास नोट की हुई है ना रिसर्च में, आप उधर से वो पॉइंट्स उठाएं और जारी करें, ठीक है, उधर डाल लें, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। 25-30 आपके पास अब क्या आ गए हैं, 25-30 आपके पास कंटेंट, आपके जो वो आर्गुमेंट्स आ गए जिनकी बेस पे आप अप्रूव कर सकें। सोचें सिर्फ, ठीक है, रिसर्च करना शुरू में कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 इज फिल्ट्रेशन। अब आपको पता है कि जी मैंने 3 घंटे में अपना ऐसे लिखना है, तो मैं 8 से 10 की पॉइंट्स को, 8 से 10 कॉजेस, 8 से 10 सजेशंस,
कॉजेज जो होते हैं उन्हीं का उनको पलटा दें तो क्या हो गया, आपके सजेशन बन गए, सोल्यूशन बन गए। 8 से 10 आपने जो की ऐसी चीजें जो सबसे जनरल हैं, जिसमें बाकियों को मर्ज किया जा सकता है, जिसमें बाकियों को मर्ज किया जा सकता है, जैसे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को आप मर्ज कर सकते हैं किसमें, के पॉलिटिकल वीक पॉलिटिकल सिस्टम या वीक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तो आप वो चीज वहां पे मर्ज हो सकती है एक जनरल चीज में। तो 8 से 10 आपने मेजर जनरल पॉइंट्स फिल्टर आउट कर लेने कि यार ये 8-10 पॉइंट्स मेजर पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे मैंने आगे प्रूव करना। नंबर 3 इज लॉजिकल सीक्वेंसिंग। लॉजिकल सीक्वेंसिंग से क्या मुराद है कि जी आपने शुरू से लेके आखिर तक जो एक चीज का सीक्वेंस बनता है, आपने उस सीक्वेंस के मुताबिक अपने आउटलाइन को लेके आना है। क्या मतलब ये कि जब पाकिस्तान बना तो सबसे पहली मेजर चीज क्या थी, ठीक है, सबसे पहली मेजर चीज अगर आप ले लें फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम की वजह से क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम की वजह से पावर पॉलिटिक्स शुरू होने की वजह से क्या हुआ कि इम्बैलेंस बिटवीन स्टेट इंस्टीट्यूशंस, इम्बैलेंस बिटवीन स्टेट इंस्टीट्यूशंस की वजह से क्या हुआ, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए, क्या हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। ये क्या, ये सीक्वेंस है, इस ये हुआ, उसके बाद ये काम 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 हुआ, ये सारी चीजें एक लॉजिकल सीक्वेंस में आ गई। तो थर्ड वन इज क्या, लॉजिकल सीक्वेंसिंग। फोर्थ वन इज कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन से मुराद ये है कि मेक स्मॉल सेंटेंसेस ऑफ दोज आउटलाइंस, स्मॉल सेंटेंसेस, ठीक है जी। civil military conflicts have been detrimental towards the revival of democracy in Pakistan, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक सेंटेंस की फॉर्म में मैंने लिख लिया। इसी तरीके से आप बता लें इम्बैलेंस बिटवीन स्टेट इंस्टीट्यूशन ने जो है वो कभी डेमोक्रेसी ट्रैक पे चलने ही नहीं दिया, ठीक है। Perhaps illiteracy has been one of the greatest threats to democracy in Pakistan। ये क्या हुआ, मैं अब क्या कर सेंटेंसेस की फॉर्म में, क्वालिटी सेंटेंसेस की फॉर्म में, छोटे छोटे सेंटेंसेस की फॉर्म में मैं कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूं उन पॉइंट्स को अपने मेन टॉपिक के साथ, मेन एसेट के साथ, मैं उसको क्या करूं, कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक हो गया जी। जब मैंने कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, ये इंटरकनेक्शन, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये इसकी शक्ल निकलने लग गई है। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन से ये फायदा होता है, वो कनेक्ट हो जाते हैं आपके मेन टॉपिक से वो सारे पॉइंट्स। और दूसरा फायदा इसका ये होता है कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपके बॉडी में जो पैराग्राफ्स हैं उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट्स बन जाती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब आ जाते हैं +1। अब ये +1 क्या चीज है, +1 तब हो पाएगा जिस वक्त आपने शुरू में इसकी रिसर्च करके रखी होगी। +1 से क्या मुराद है, वो रिसर्च बेस्ड कंटेंट जो पहले से आपने स्टैट्स, कोटेशंस, एक्सप्लेनेशंस, डेफिनेशंस की फॉर्म में, आर्गुमेंट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में पहले से करके रखा हुआ है। ये +1 ये है कि जिस वक्त रफ साइड पे आपने अपनी पूरी आउटलाइन बना ली तो हर पॉइंट के 8 या 10 पॉइंट्स है ना, तो हर पॉइंट के आगे 7-7, 8-8 बुलेट पॉइंट्स में छोटे छोटे उस चीज से रिलेटेड, उस चीज को प्रूव करने से रिलेटेड कंटेंट डाल दें। पॉवर्टी फॉर एग्जांपल, मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा जी के perhaps illiteracy is the greatest enemy of democracy, has been the greatest democracy of Pakistan, of democracy in Pakistan। तो उसमें क्या होगा कि मैंने पहले से कंटेंट इकट्ठा करके रखा हुआ है इस चीज से रिलेटेड कि जी एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने आर्गुमेंट्स, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी एजुकेशन के बारे में क्या 25A मैंने अगर सर्च की भी है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट मेरे पास होगा ना 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अपने पास जल्दी से लिख लूंगा बुलेट पॉइंट में। इस +1 का मतलब ये है, +1 मैंने ये कर लिया। साथ ही साथ मैंने स्टैट्स बता दी जी, 22.5 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, ये मैंने 22.5 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ये जल्दी से लिख लिया। ये जो 7-8 बुलेट पॉइंट्स में हर आउटलाइन के जो एक पॉइंट है उसके आगे बनाऊंगा, उसमें क्या होगा कि मेरा पूरा का पूरा ऐसे मेरी रफ साइड पे मेरी आउटलाइंस जो मैं बना रहा हूं, मैंने पूरा ऐसे तैयार कर लिया। इस चीज को समझें, मैंने अगर आउटलाइन इस तरीके से बनाई है और ये जो +1 वाला मैंने आखिर में आपको गुर बताया जिसमें मैं हर पॉइंट के आगे 7-8 बुलेट पॉइंट्स छोटी छोटी जो कि मैं उस छोटे पॉइंट को प्रूव करने के लिए यूज कर रहा हूं, तो मैंने इनफैक्ट अपना पूरे का पूरा ऐसे तैयार कर लिया। सोचें आउटलाइन किस कदर इंपॉर्टेंट है और उसको बनाने का जो गुर है वो कितना इंपॉर्टेंट है समझना। मेरा पूरा ऐसे तैयार हो गया मेरी आउटलाइन। अब मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने उन्हीं पॉइंट्स को जोड़ना है, कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करने हैं, उन्हीं पॉइंट्स को खोल खोल के मैंने लिखना है। और इससे मुझे एक और बड़ा फायदा हो जाएगा, वो ये कि मेरी जो लेंथ है पैराग्राफ्स की वो बराबर रहेगी तकरीबन, ठीक है जी, वो बिल्कुल बराबर रहेगी।
फॉर एग्जाम्पल मैंने 8 से 10 पॉइंट लिखे हैं ना, सब छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बना लिए ना हर आउटलाइन के पॉइंट के आगे, तो वो 8 से 10 सेंटेंसेज है मेरे, ठीक है, 12-13 सेंटेंसेस बन जाएंगे मेरे। एक स्टार्ट में वो सेंटेंस खुद होगा जिस जो जो वो पैराग्राफ को स्टार्ट करेगा, 14-15 सेंटेंसेस में कनेक्ट करके उनको अच्छे तरीके से आपका पूरा पैराग्राफ तैयार होगा, और उन सारे पैराग्राफ्स के मजमूए को क्या कहते हैं, बॉडी। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। अब बड़ा आसान हो गया, अगर आपने अभी से फॉलो किया, शुरू से फॉलो किया है, तो अभी बड़ा आसान हो गया होगा। अब इंट्रोडक्शन आपके खुद ही ज़हन में आ जाएगा हम क्या कर सकते हैं। हमने उन्हीं जो आउटलाइन में जो सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, हमने उन्हीं को जोड़ के, और चूंकि वो पूरा, अब इंट्रोडक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप किसी मूवी का इंट्रोडक्शन देखते हैं, अगर शुरू में उसकी एंडिंग दिखा दे आपको, और पूरी एक ट्रेलर में क्या होता है, एक पूरी डेवलपमेंट स्टोरी की दे रहा होता है ना, एक छोटी सी आपको एक ओवरव्यू दे रहा होता है कि ये एक स्टोरी है जो कि आप आगे आप देखेंगे, ठीक है। ये तो नहीं करता ना कि आखिरी का चीज शुरू में दिखा दे, कुछ कर दे और उसका बिल्कुल खिचड़ी बना दे, बंदा ट्रेलर देख के कंफ्यूज हो जाए कि यार कहाँ की बात कहाँ जोड़ है, समझ ही कुछ नहीं आ रही। तो इस वजह से इंट्रोडक्शन तब बेहतरीन तरीके से सिंक्रोनाइज्ड होगा, पूरे तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, तब जब आपकी आउटलाइन बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर्ड होगी, उसकी उसके अंदर लॉजिकल सीक्वेंसिंग होगी, ठीक है जी। अब इंट्रोडक्शन में आपने वही क्या किया कि जी आपने शुरू में अपना थीसिस स्टेटमेंट बता दिया, आपने स्टांस ले लिया, और वो मैं इंट्रोडक्शन की तरफ आपको जरा सा और आगे गुर वगैरह बताऊंगा, और वहां पे आपने अपनी आउटलाइंस को जोड़ के एक इंट्रोडक्शन बना लिया। अब इंट्रोडक्शन में शुरू में चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू में आती है हुक। हुक से क्या मुराद है, बैंक के साथ स्टार्ट करना है, बिल्कुल धमाकेदार एंट्री देनी है, जैसे हीरो एंट्री देते हैं ना, तो इंट्रोडक्शन में आपने बेहतरीन एंट्री दे देनी है। बेहतरीन एंट्री से क्या मुराद है, उससे मुराद ये है कि आप स्टार्ट कोई ऐसा लें कि एकदम से उसकी अटेंशन, एक हुक, आप जिस तरीके मछली पकड़ के ना हुक डाल लेते, इसी तरीके से आपने वो हुक डालना एग्जामिनर के लिए। वो क्या है, या तो किसी अच्छी बेहतरीन कोटेशन से स्टार्ट कर ले, जैसे मैंने स्टार्ट लिया तो मैंने कोटेशन अब्राहम लिंकन राइटफुली स्टेटेड, ये द ग्रेट स्टेटमैन ऑफ अमेरिका, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब्राहम लिंकन राइटफुली स्टेटेड दैट डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। क्या हुआ, मैंने स्टार्ट में अटेंशन ग्रैब कर ली, उसकी अटेंशन ग्रैब करनी है। जिनकी बहुत अच्छी राइटिंग स्किल्स होती हैं वो क्या करते हैं, वो किसी अच्छी स्टोरी से स्टार्ट लेते हैं जहां पे वो एकदम से एक ऐसा एक झटका देते हैं उसे कि उनका जो थीसिस स्टेटमेंट है वो कनेक्ट हो जाते हैं उस स्टोरी से, और उन्हें आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई ये तो बड़ी इसने पते की बात कर दी है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक टॉपिक आ गया, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप एक तरफ कहते हैं जी फ्रांस, इधर आप जिस तरीके से फॉर एग्जांपल जो वो टर्मिनोलॉजी का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, शायद फेसबुक पे उसको बैन कर दिया जाए, आपको उस चीज का पता होगा कि जो हिटलर के जमाने में जो जूस के साथ किया जाता था उसकी टर्मिनोलॉजी आपको पता होगी, ठीक है, उसका नाम मैं नहीं लेता। उसका नाम लेना, उस वर्ड का, उस टर्मिनोलॉजी का यूरोप में और वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा क्राइम है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की अगर शान में गुस्ताखी की जाती है तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वाह जी वाह। अब आप अगर ये अपने इंग्लिश ऐसे में शुरू में ये एक इस तरीके की बात लिख देते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना वो रिलेटिव है हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, अटेंशन ग्रैब कर लिया, और फिर वहां पे जाके आपने उसको खोलना है, अपने थीसिस स्टेटमेंट की तरफ आना है, और फिर आउटलाइन को अपने वहां पे लेके आना है, स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या हो रहा है, अटेंशन ग्रैब कर, ठीक है, अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं उसकी आप। या फिर आपकी बहुत अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं तो आप एनालॉजीज, मतलब मुशाबहत, तशबीहात के जरिए कि जी जैसे जिस्म में खून जरूरी है जिंदगी के लिए, इसी तरीके से इंसानियत के सर्वाइवल के लिए पानी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, मैंने एनालॉजी दे दी, मैंने एक मुशाबहत दे दी, ये हो गया आपका स्टार्ट। इंट्रोडक्शन आपने ऐसे स्टार्ट लेना, उसके बाद आ जाते हैं उसको आप कनेक्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हमेशा ज़हन में रखें, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल क्या है, जनरल से मुराद ये मैंने एक वाइड लेवल पे उसको डिफाइन कर दिया, मैंने कोटेशन बता दी, मैंने उसमें कोई ना कोई स्टोरी बता दी, और मैं उसको स्पेसिफिक करके अब अपने थीसिस स्टेटमेंट की तरफ लाया, मैं अपने मेन मकसद की तरफ लाया हूँ, यहां से उसका एक सीक्वेंस बन गया, और फिर मैंने ए टू जी अपनी जो आउटलाइन में मैंने बताया हुआ था जी ये चीजें मैंने वो स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू कर दी, ठीक है। इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन बेहतरीन लॉजिकल सीक्वेंस के साथ एक बिल्कुल जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आ गए, आपने सारे कंटेंट का एक शुरू में एक ट्रेलर दिखा दिया और उसके लिए इंगेजिंग किस्म का कंटेंट क्रिएट कर दिया जिसको वो देख के कहेगा कि हाँ भाई ये तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स और ऐसे अच्छे तरीके से इसने कनेक्ट किए हुए कि भाई ये पढ़ने वाला ऐसे। और यहां तक अगर आपने उसको खींच लिया तो आप सबसे पहली बात ही पास तो हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि
अगर यहाँ तक आप एक अच्छे तरीके से कंटेंट दे पाए, इसका मतलब है कि आपकी वो स्किल है, वो आपके पास है कि आप आगे उसको क्वालिटी देंगे ना। और ये तभी होगा जब प्रैक्टिस, मैंने शुरू में कहा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्यों? क्योंकि ये एक स्किल है। इंग्लिश ऐसे इज अ स्किल, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट दैट कैन बी टॉट, इट्स अ स्किल दैट हैज टू बी परफेक्टेड ओवर टाइम विद प्रैक्टिस। इस चीज को जहन में बिठा लें। इंट्रोडक्शन की बात हो गई जी। अब इंट्रोडक्शन के बाद आ जाती है बॉडी। बॉडी अब बड़ा आसान हो गया, पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स की फॉर्म में। अब शुरू में अगर आपने वो +1 वाली चीज कर ली है, तो +1 वाली चीज से क्या होगा कि आपके वो छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स तैयार हैं पहले से। ये बुलेट पॉइंट्स बेसिकली उस पैराग्राफ के का कंटेंट है जो कि आपने बीच में कनेक्टिंग वर्ड यूज करके आपने बना लेना है, ठीक है। फर्दर मोर, सिमिलरली, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से कनेक्टिंग वर्ड्स आपने यूज कर लिया। और अब पैराग्राफ्स के लिए मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ। वो फार्मूला है पीन, PEEN, पीन, PEEN, पीन। अब ये PEEN क्या चीज है? P स्टैंड्स फॉर पॉइंट, वो पॉइंट जो आउटलाइन में आपने बेसिकली लिखा हुआ है, वो सेंटेंस, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपके पैराग्राफ का। उसके बाद आ जाए पहला ई। क्या? पहला ई है एक्सप्लेनेशन। उस चीज को एक्सप्लेन करें। अगर आपने इलिटरेसी की बात की है कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा एनिमी है, थ्रेट है, तो आप उसको कनेक्ट करें ना, एक्सप्लेन करें। वाई, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, कैसे, ये चीजें होती हैं। 4WH, ठीक है। 4WH फॉर्मूला इस चीज के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए। क्या? व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। इसमें ये चीजें एक्सप्लेन हो जाती हैं, कोई भी चीज एक्सप्लेन हो जाती है विद आर्गुमेंट्स। यहाँ पे आपकी क्या है? आर्गुमेंट्स आ गए, ठीक है। सिंपल से आपने यहाँ पे आपकी आर्टिकुलेशन आएगी, आपने कैसे आर्गुमेंट्स देखे उसे। अब दूसरा ई क्या है PEEN में? दूसरा ई जो है वो है एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स में क्या आता है? आप कोई भी बात अगर प्रूव करते हैं तो साथ कोई ना कोई तो जस्टिफाई करने के लिए कोई एग्जाम्पल तो देते हैं ना। उन एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं आपका कोई भी स्टैटिस्टिक्स, कोई भी डाटा, कोई भी रिपोर्ट का हवाला, किसी बुक का हवाला कि फलाने ऑथर ने जी, इस ऑथर ने इस किताब में जी, ये पाकिस्तान हार्ड कंट्री में उसने बंदे ने ये बात की है, ठीक है। स्टैट्स ये 22.5 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। वर्ल्ड ये जो यूनाइटेड नेशन है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये UNDP है, वो जी वो ये कहता है कि एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान में। फिर HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हवाला दे दे। इन चीजों से बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं? आप अपने जो एग्जामिनर है उसको अपनी ना सिर्फ बात बता रहे हैं, बल्कि उस बात को प्रूफ करने के लिए साथ वैलिड आर्गुमेंट्स, वैलिड डाटा भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आपकी बात को निगेट कर ही नहीं सकता, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी क्या कि अगला ये जो PEEN में N जो है, वो N स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है जी। वो नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज है? नेक्स्ट पॉइंट से मुराद ये है कि जब आप अपने पैराग्राफ का खात्मा करने लगते हैं तो उसको कनेक्ट कर देते हैं अगले आने वाले पैराग्राफ के साथ। जैसे मूवी में कोई भी सीन अगले सीन में लीड अप करता है, कनेक्ट हो जाता है उसके साथ, आपको पता लग जाता है कि हाँ यार ये सीन अब इसमें कन्वर्ट होने वाला है, आगे स्टोरी ऐसे प्रोग्रेस करती है। इसी तरीके से आपकी बॉडी कैसे प्रोग्रेस करती है? जब पिछली एक चेन बन जाती है। चेन कैसे? आप अपने पिछले पैराग्राफ को अगले आने वाले पैराग्राफ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। कैसे? ये N स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट पॉइंट, यू इंट्रोड्यूस योर नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। कि hence it can be rightfully stated that education, indeed education has been an enemy, a fierce enemy of democracy in Pakistan. Not only that, but illiteracy also leads to, for example, poverty, which in itself is a great threat to the revival of democracy in Pakistan. मैंने क्या किया कि मैंने बता दिया कि हाँ जी, जो इलिटरेसी है, इलिटरेसी तो है ही एक थ्रेट है, लेकिन इलिटरेसी एक और चीज को भी जन्म दे रहा है जो कि क्या है? पॉवर्टी, फॉर एग्जांपल। पॉवर्टी अगेन एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो मैंने यहाँ से एक नए एलिमेंट को मुतारिफ करा दिया जो कि पॉवर्टी, और अब मैं पॉवर्टी के एंगल से प्रूव करूंगा डेमोक्रेसी को लेकर। ये हो गया आपकी बॉडी सारा का सारा। फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने सारे कॉजेज बता दिए और सॉल्यूशंस की तरफ आ रहे हैं, तो अपने पैराग्राफ में अब कैसे उसको कनेक्ट करेंगे? कनेक्ट ऐसे ऐसे कर देंगे कि although there are many problems, however whenever there is a problem there is a solution as well. And अगला आपने उसके बाद one of those could be कि जी political harmony, आपने बैलेंस बिटवीन स्टेट इंस्टीट्यूशन क्या किया? यहाँ से आपने अब सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कर दिया उसको, और अब आप अपने अगले पैराग्राफ में सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे। वही पूरा सब कुछ। ये हो गया आपकी सारी बॉडी।
आखिरी चीज जो ऐसे में अब रह जाती है, जो कि बड़ा आसान है, ठीक है, बात को समेटना आना चाहिए। बात आपने शुरू की है तो बात को आप समेटेंगे भी। कंक्लूजन, फुटर जिसकी मैंने बात की थी। कंक्लूजन से क्या मुराद है? कंक्लूजन से मुराद है समिंग अप योर पीस ऑफ राइटिंग, समिंग अप योर एसे, उसको सम अप करना है। आप स्टार्ट इन अ नटशेल या टू कंक्लूड, ठीक है। आपने क्या किया कि अगेन आपका जो स्टांस था उसको आपने दोबारा से उधर लिख लिया, और उसके बाद आपने क्या किया कि जी उसके देखें कंक्लूजन के भी स्टेप्स हैं। नंबर 1, आपने दोबारा से रीआइट्रेट किया अपने इनिशियल स्टांस को और कह दिया कि हेंस इट हैज बीन प्रूवन, ठीक है। आपने सील लगा दी उस पर कि मैंने अपनी बात कर दी, मैंने अपनी बात खत्म कर दी, मैंने प्रूफ कर दिया इस बात। और उसके बाद आपने जल्दी से समराइज इस तरीके से नहीं कि आप सारे पॉइंट्स दोबारा से लिखना शुरू कर दें, नहीं, आपने 3-4 मोटी मोटी, सबसे मोटी मोटी चीजें आपने उठा के लिखनी है कि इंडीड दिस एंड दिस हैव बीन डेट्रीमेंटल, हैव बीन क्रिमिनल, हैव प्रूवन टू बी द एनिमी ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ठीक है। और उसके बाद तीसरा स्टेप, however there is always hope for revival, एंड ये 2-3 मोटी मोटी चीजें जो आपने पहले से लिखी नहीं है। कोई भी नया पॉइंट इंट्रोड्यूस कंक्लूजन में नहीं करना। अगर पॉवर्टी का जिक्र आपने आउटलाइन में या अपने ऐसे में नहीं किया तो कंक्लूजन में पॉवर्टी का जिक्र नहीं करना। आपने फॉर एग्जांपल अगर इन चीजों की बात की तो क्या कि eradicating the socio-economic problems of solving the socio-economic problems of Pakistan can prove to be vital towards the reform of the revival of democracy in Pakistan. यहाँ पे क्या किया अपनी मोटी चीज में, बहुत सारी वो चीजें जो आपने पीछे बताई थी आउटलाइन में, ये अपने ऐसे में उसको जम कर लिया। और आखिर में आपने क्या लिख लिया कि किसी एक ऑथर का हवाला दे दें। बड़ा जबरदस्त काम होता है, एक अच्छे से ऑथर का हवाला दे दें कि जी this has also been endorsed, this stance, this narrative has also been endorsed in फलानी किताब written by this मतलब critically acclaimed author, आप उसका हवाला दे दें। और आखिर में एंड करना है अपने अपने ऐसे का कैसे, ऑप्टिमल, अब क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल ऑप्टिमिज्म के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ एंड करना है। ऑप्टिमिज्म से क्या मुराद है? ऑप्टिमिज्म से मुराद ये है, मैं जैसे एक स्टेटमेंट था जो मैं हमेशा लिखता था, वो क्या था जी, किसी भी इस किस्म के ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए कि although the task seems daunting, बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, बड़ा मुश्किल टास्क है, however one should never forget that there is always light at the end of a dark tunnel, full stop, that's it, खत्म हो गया। बिल्कुल एंड में आपने क्या किया जी कि आपने बिल्कुल क्या किया कि एक अच्छे नोट पे, ठीक है, एक बिल्कुल बेहतरीन नोट पे, एक होपफुल नोट पे, पॉजिटिव नोट पे आपने अपने टॉपिक को खत्म कर दिया। सही है जी, ऑप्टिमिज्म के साथ आपने खत्म कर दिया। तो वहां से एग्जामिनर कहेगा कि भाई तालियां बजाएगा इंशाल्लाह आपके लिए। ठीक है जी, शुरू से लेके आखिर तक ये जो पूरी चेन है वो लेके आपने चलनी है। आप ना सिर्फ पास होंगे, देखिए पास तो इंशाल्लाह आप हो जाएंगे इस तरीके से आपने, लेकिन जब आपके वो बीच में कंटेंट अच्छा होगा, जब आपकी आर्टिकुलेशन अच्छी होगी, जब आपके आर्गुमेंट्स अच्छे होंगे, जब वो चीजें जो कि सिलेबस में मैंने शुरू में आपको बताई है कि जो मांगी हैं वो चीजें जब आपकी बेहतरीन होंगी इंशाल्लाह, तो ऑब्वियसली आपका एक बेहतरीन कंटेंट होगा। आप 50-60 प्लस लेके जाएंगे इंशाल्लाह इसमें, जो कि एंड में आपकी एलोकेशन, आपकी सिलेक्शन, आपकी एलोकेशन पे एक एक नंबर की गेम होती है, वो असरअंदाज होगी। ये हो गया जी सारा इंग्लिश ऐसे पे हमने ये सारी डिस्कशन कर ली। ये पूरा जो लेक्चर है ये अभी यहाँ पे भी इंशाल्लाह आपको अवेलेबल होगा। साथ ही साथ मेरा एक चैनल है, मेरी वीडियोस भी इधर इस CSS क्लब में मौजूद हैं, और ये पूरा लेक्चर और भी ज़्यादा डिटेल के साथ और भी उसमें काफ़ी कंटेंट आपको मिल जाएगा एक इंग्लिश ऐसे पे मैंने अपने चैनल पे भी डाला हुआ है। उस चैनल का नाम है CSS एस्पायरेंट्स बाय CSP अमीर हसन। ठीक है जी, मेरे नाम से आप बेशक सर्च कर लें, साथ CSS एस्पायरेंट्स, ब्लू कलर का उसका लोगो है, और वहां पे जाके आप और भी वीडियोस हैं करंट अफेयर रिलेटेड, सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड, बुक्स वगैरह कैसे कौन कौन सी रिकमेंडेड बुक्स, और अभी इंशाल्लाह उस पर मुझे इधर मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप जी उसको दोबारा रेगुलर करें। वो रेगुलर ही है, सिर्फ ये है कि बीच में ऑब्वियसली मेरी अपनी ट्रेनिंग चल रही है STP की, तो उसको भी लेके चलना होता है, तो इंशाल्लाह वो और भी ज्यादा रेगुलर हो जाएगा, 2-3 वीडियोस इकट्ठी आएंगी इंशाल्लाह।
तो आप उस चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, ये वीडियो भी यहाँ पे भी आ जाएगी, उस चैनल पे भी आप देखें। कोई आपका और अभी क्वेश्चन है तो आप पूछें, CSS ऐसे से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रामर और कॉम्पोजिशन। देखिए ग्रामर और कॉम्पोजिशन कैसे ठीक होगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कैसे, मैं जो या देखिए एक तो रेन एंड मार्टिन की बुक होती है ना, जो हर कोई कहता है कि ले लें, मैं आपको उससे भी ज्यादा आसान किताब बताता हूँ। प्राइमरी लेवल की जो ग्रामर की किताब होती है ना, इंग्लिश कॉम्पोजिशन और ग्रामर की, सुकून से चुपचाप जाके ले लें। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि वो किताब इतनी सिंपल तरीके से, क्योंकि बच्चों को समझाना होता है ना, बच्चों को समझाना होता है, और बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्लैरिटी चाहिए होती है, इसीलिए वो इतनी कंसाइज और इतनी क्लियर होती है कि आप जब उसको पढ़ते हैं तो आपको वो जल्दी जल्दी वो चीजें ना सिर्फ रिवाइज होती हैं, बल्कि आप उसको पिक करते हैं, आसानी से पिक करते हैं, क्योंकि वो इतनी आसानी से समझाई होती है। आप जाएं, उनकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करना शुरू करें, उनके जाके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसकी प्रैक्टिस करें, उसमें जाके एक्टिव पैसिव की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, उसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ लें। जब वो एक्सरसाइजेस आपकी अच्छे तरीके से आप कर लेंगे, आपने लिखना तो सिंपल ही है ना, उसी तरीके से आपने सिंपल तरीके से आपने समझाना है उसको, सिंपल प्लेन तरीके से समझाना है आपने उसको, तो वो आप सिंपल जाके ये बुक ले लें। ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम्पल मैंने दी है कैसे एक पैराग्राफ को दूसरे से कनेक्ट करना है, वो भी बात हो गई। इसके अलावा रफ वर्क, हाँ जी बिल्कुल अलाउड है। रफ वर्क आप पीछे जाएं, बैक साइड पे आप वहां पे रफ वर्क करें अपना जाके। ठीक है जी। इसी तरीके से थीसिस स्टेटमेंट पे हमने बिल्कुल डिटेल में बात कर ली, अभी भी आपने अगर देखना हो तो ये वीडियो आ जाएगी, और साथ ही साथ वो जो मैंने अपना बताया है CSS में, बल्कि इधर लिख देता हूँ नीचे CSS कमेंट्स में जी मैं लिख रहा हूँ। ये जी मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में चैनल का नाम मैंने लिख दिया है, आप इसको जाके देख सकते हैं, और यहाँ पे अगेन ये वीडियो आपको मिल जाएगी। अच्छा, व्हाट आर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, आई थिंक आपने यही शायद पूछने की कोशिश की है। स्वीपिंग स्टेटमेंट ये जी कि आप बगैर किसी आर्गुमेंट के आपने जी कह दिया कि बेड़ा गर्क है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी आप कह देते हैं कि डेमोक्रेसी एट द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान, आपने ये क्लेम तो डाल दिया है। ठीक है, यहाँ आप फॉर एग्जाम्पल किसी इदारे के बारे में बात करते हैं कि जी जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं कि जुडिशरी जो है वो उसने हमेशा पाकिस्तान को की डेमोक्रेसी को तबाह किया। ठीक है, अभी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, हाँ इस बात को प्रूफ अब करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने एक इदारे के, फिर उस इदारे के एकदम अच्छे बुरे दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब आप एक बात कर सकेंगे ना। नहीं तो आप अपने लिए क्यों शुरू में ही खड्डा खोद रहे हैं, आप ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे क्यों रहे हैं कि आपको प्रूफ करना मुश्किल हो जाए। लेकिन बात वो करें जो आपकी प्रूफ करने में आसानी हो। ठीक है जी, आपके लिए तो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ये होती हैं कि जिसमें आप बात को फिर प्रूफ नहीं कर पाते। अच्छा जी, सिंपल सेंटेंसेस और फ्लावरी इंग्लिश, मैंने शुरू में बताया सब वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी बेस पे लोग फेल होते हैं इंग्लिश ऐसे में, दैट इज फ्लावरी। फजूल की बोंगियां मारेंगे, फजूल के वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। मैं लिटरली समझा समझा के थक गया हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, भाई क्यों फैंसी वर्ड्स यूज कर रहे हो, फैंसी वर्ड्स बचा के रखो, उधर इंग्लिश कंपोजिशन के पेपर में ना, उधर शायद आपको काम आ जाए। इंग्लिश ऐसे में फ्लावरी इंग्लिश ना लिखो, अगर आपकी उस पर गिरफ्त नहीं है तो मत लिखो उस पर। ठीक है, सिंपल प्लेन इंग्लिश। ये वीडियो आप शायद आपने अभी बीच में आके देखी है, शुरू में आपको ये क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, फ्लावरी हो नहीं हो। तीसरे स्टेटमेंट पे भी बात होगी। आप मैंने इधर अपना यूट्यूब चैनल का नाम नीचे कमेंट्स में लिखा हुआ है, नहीं तो आप फिर भी नोट कर लें, CSS एस्पायरेंट्स बाय CSP अमीर हसन। ठीक है, ब्रैकेट में साथ FSP लिखा हुआ है मेरा ग्रुप है। एसेंशियल वर्ड्स बुक बेस्ट है या स्पेशल वोकेबलरी बुक, आप वोकेबलरी आप बेशक डिक्शनरी खरीद लें जाके, मेरियम वेबस्टाइट की जो डिक्शनरी है वो डाउनलोड करें अपने, आपको किसी भी किताब में वही वर्ड्स मिल रहे हैं ना, हर किताब के साथ वर्ड्स तो चेंज नहीं हो जाएंगे। वोकेबलरी आप जहां से मर्जी तैयार कर लें, कोई भी सेट की किताब उठा लें, GRE की किताब उठा लें, डजंट मैटर। ठीक है, अच्छा जी, साथ साथ आपने क्या पूछा है, sir attended 2020 essay on topic promotion tourism in Pakistan opportunities and challenges, please comment upon it। भाई ये तो वही बात होगी कि सारी आप इस वीडियो को दोबारा से ही देख लें या मेरे चैनल पे जाके आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। थीसिस स्टेटमेंट आप अगर यहाँ पे लिख सकते हैं तो लिख लें, शायद उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या उसमें लिखा है। अच्छा जी, प्रेसी पे भी आप एक वीडियो बनाए, ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला प्रेसी पे भी बना लेंगे, प्रेसी पे मैं अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा बना के, आप विजिट कर लीजिएगा इंशाल्लाह, यहाँ पे भी मैं पोस्ट डाल दूंगा। राइटिंग मैटर करती ऑब्वियसली भाई, एक सिंपल सी बात है, ये तो वो चीज है कि जी